Assalamu alaikum. Welcome to this lecture 7 of the neurology from First Study Assembly book. In this lecture, we will be first discussing about the seizures. Seizures क्या होते हैं कि वैसे तो हमारी ब्रेन में एक रेगुलेटेड वे में न्यूरोनल एक्टिविटी चलती है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम और नॉर्मल जो है ना वो चल रही होती है। लेकिन अगर वो न्यूरॉन्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाए, एबनॉर्मल हो जाए, क्योंकि अगर थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स अब एबनॉर्मली फायर करना शुरू कर दें तो टेम्पररी ब्रेन डिसफंक्शन कॉज कर सकते हैं। और सिम्टम्स डिपेंड करता है कि किस एरिया ऑफ द ब्रेन में वो न्यूरोनल एक्टिविटी अब नॉर्मल किस्म की चल रही है। तो नॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी क्या होती है कि एक न्यूरॉन जो है वो एक न्यूरॉन के साथ अदर न्यूरॉन के साथ कम्युनिकेट करता है। तो एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी जो न्यूरॉन्स होते हैं ना वो बैलेंस रहते हैं कि जितनी ज़्यादा एक्साइटेशन होगी उतनी ज़्यादा इनहिबिशन रहेगी, ताकि एक रेगुलर वे में जो है ना सारा कुछ चल चल रहा हो। लेकिन क्या होता है कि अगर सीजर्स हो जाए तो जो न्यूरोनल एक्टिविटी होती है वो एकदम से इतने ज़्यादा न्यूरॉन्स फायर करना शुरू कर देते हैं हाई फ्रीक्वेंसी पे कि ब्रेन अपना नॉर्मल फंक्शन भूल जाता है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा एरिया जो है ब्रेन का वहाँ पर एक्सेसिव फायरिंग चल रही है, सीजर हो रहा है, हमारी डिफरेंट साइंस आ सकते हैं। पेशेंट के अंदर जर्किंग मूवमेंट्स हो सकती हैं, कॉन्शियसनेस लॉस हो सकती है, स्मेल्स आ सकती हैं स्ट्रेंज, विजुअल फ्लैशेस आ सकते हैं, फियर हो सकता है, नंबनेस, एबनॉर्मल बिहेवियर एंड ब्लैंक स्टेयरिंग हो सकती है। तो इस तरह के डिफरेंट चीज़ें जो है हमें नज़र आ सकती हैं। अब 3 फेजेस होते हैं सीज़र के, कि एक होता है ऑरा, कि वो कहते हैं कि डॉक्टर जब मेरा एपिलेप्सी जो है, मिर्गी के दौरे जब मुझे पड़ना शुरू होने लगते हैं ना, मुझे उससे पहले पता चल जाता है। तो अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन इसकी यही होती है फोकल सीजर की, कि पेशेंट कॉन्शियस रहता है लेकिन उसके कुछ ऐसे सिम्टम्स उसको फील होने लग जाते हैं जो उसको बताते हैं कि अब सीजर शुरू होने वाला है। तो डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा लोब ब्रेन का इन्वॉल्व है, अगर टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व है तो पेशेंट को स्ट्रेन स्मेल आती है, अगर ऑक्सीपिटल लोब इन्वॉल्व है तो पेशेंट को फ्लैशिंग लाइट्स नज़र आती हैं, और अगर पेराइटल लोब इन्वॉल्व है तो पेशेंट को टिंगलिंग सेंसेशन फील होती है, और अगर फ्रंटल लोब इन्वॉल्व है तो एकदम से उसकी कोई भी बॉडी का पार्ट सडन अजीब किस्म की मूवमेंट शुरू कर देता है। ऑरा के बाद इक्टल फेज आता है जो एक्चुअल सीजर होता है, एज यू कैन सी इन दिस फिगर, के जब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज शुरू होगा वहाँ से लेके जब सीजर ख़त्म हो जाएगा वहाँ तक उसको टॉनिक सीजर्स हो सकते हैं, क्लॉनिक सीजर्स हो सकते हैं, स्टेरिंग या जर्किंग मूवमेंट्स हो सकती है। तो ये एक्चुअल सीजर है इक्टल फेज। पोस्ट इक्टल फेज देखें, आप देख सकते हैं कि अब मरीज जो है सो गया है। तो ब्रेन जो है ना जब सीजर की एक्टिविटी के बाद एग्जॉस्ट हो जाता है तो पेशेंट स्लीपीनेस की तरफ चला जाता है, कंफ्यूज हो सकता है, हेडेक हो सकती है, उसको मसल सोरनेस हो सकती है या पैरालिसिस हो सकता है। और आपने हमेशा याद रखना है कि जो एब्सेंट सीजर्स होते हैं ना उनके अंदर कोई पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन नहीं होती, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एससीपीएस पर्ल है। बाकी सब जो सीजर्स होते हैं उनमें पोस्ट इक्टल फेज होता है लेकिन एब्सेंट सीजर में नहीं होता। तो अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ सीजर्स की तरफ जाने लगे हैं। 2 मेजर क्लासेस हैं, फोकल सीजर्स हैं और जनरलाइज्ड सीजर्स हैं। फोकल सीजर्स मतलब एक हेमिस्फीयर जो ब्रेन का है वहाँ पर जो है सीजर की एक्टिविटी हो रही है, नॉर्मल न्यूरोनल एक्टिविटी, और अगर दोनों हेमिस्फीयर्स जो ब्रेन के हैं सिमिल्टेनियसली दोनों में सीजर हो रहा हो तो उसको कहते हैं जनरलाइज्ड सीजर्स। अब हम फोकल सीजर्स की बात करें तो जो है ना फोकल सीजर्स क्या होते हैं कि ये ज़्यादातर जो फोकल सीजर होता है ये मीडियल टेम्पोरल लोब के अंदर हो रहा होता है, और इसमें पेशेंट की जो कॉन्शियसनेस होती है वो ठीक रहती है, मतलब वो अवेयर रहता है, वो जो है ना होश में रहता है। और जो है ना ये उसकी सब टाइप जो है ना वो डिसाइड कर रही होती है। तो एक होता है इसका सिंपल पार्शियल या सिंपल फोकल, और एक होता है कॉम्प्लेक्स पार्शियल, ठीक है। तो इसकी बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं कि क्या पेशेंट की कॉन्शियसनेस ठीक रहेगी, मतलब वो होश में रहेगा या नहीं रहेगा। तो जो हमारा सिंपल पार्शियल होता है उसमें उसकी कॉन्शियसनेस प्रिजर्व रहती है, पेशेंट को हर चीज़ याद रहती है कि मेरे साथ क्या हुआ था। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स पार्शियल है उसमें जब पेशेंट होते हैं वो कॉन्शियस नहीं रहते और वो बहुत कंफ्यूज अनरिस्पॉन्सिव होते हैं, उनको कुछ याद नहीं रहता कि हमारे साथ क्या हुआ था। फोकल सीजर्स की जो सिंपल पार्शियल टाइप है उसके अंदर डिपेंडिंग ऑन द एरिया इन्वॉल्व, अगर मोटर कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है तो पेशेंट का वो मोटर कॉर्टेक्स जो उस वो किसी भी बॉडी के पार्ट को सप्लाई कर रहा था, वो बॉडी का पार्ट फॉर एग्जांपल हाथ था तो वो सिर्फ जर्किंग मूवमेंट कर रहा होगा, मतलब बॉडी का एक पार्ट। अगर सेंसरी कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है तो पेशेंट को टिंगलिंग सेंसेशंस आने लग जाएंगी उस बॉडी पार्ट पे। अगर ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है तो पेशेंट को
विजुअल फ्लैशेस नज़र आएंगी। अगर टेम्पोरल लोब है तो पेशेंट को स्ट्रेन, स्मेल या टेस्ट फील होगा। अगर ऑटोनॉमिक कॉर्टेक्स है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीना आने लग जाएगा। अगर साइकिक कॉर्टेक्स है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा डर लगना शुरू हो जाएगा, फियर और डेजा वू, मतलब वो जो है ना अजीब सी सिचुएशन में चला जाएगा, उसे लगेगा ये पहले भी कभी हुआ है या इस तरह का। तो पेशेंट को क्योंकि सिंपल पार्शल में कॉन्शियस रहता है, पेशेंट को सब कुछ याद रहता है कि मेरे साथ सीजर के दौरान क्या हुआ था। लेकिन जो है कॉम्प्लेक्स पार्शियल स्टेट, उसमें मोस्टली टेम्पोरल लोब्स का सीजर होता है। पेशेंट लिप्स स्मैकिंग कर रहा होता है, अजीब अजीब लिप्स की शक्लें बनाने लग जाता है, च्यूइंग करने लग जाता है, स्वालोइंग जैसे जैसे वो कुछ निगल रहा है ऐसी हरकतें करने लग जाता है, या अपने अपने कपड़े पकड़ना शुरू कर देता है, या अपने हाथ जो है ज़ोर ज़ोर से रब करने लग जाता है, या वो फजूल इधर उधर चलना शुरू कर देता है। और जब पेशेंट का सीजर ख़त्म हो जाता है तो पेशेंट भूल जाता है कि क्या हुआ था मेरे साथ। तो सिंपल पार्शल में कॉन्शियसनेस इज नॉर्मल, ओनली वन ब्रेन रीजन इज अफेक्टेड। जबकि जो जनरलाइज्ड होता है सीजर, जो हमारा सॉरी कॉम्प्लेक्स पार्शल, उसमें सीजर जो है वो कॉन्शियसनेस नॉर्मल नहीं रहती, तो पेशेंट को कुछ भी याद नहीं रहता। तो ये हो सकता है कि कभी कॉम्प्लेक्स पार्शियल जो सीज़र है, कॉम्प्लेक्स फोकल सीज़र, वो जनरलाइज सीज़र में कन्वर्ट हो जाए, कि वो जो एक हेमिस्फेयर इन्वॉल्व था अब दोनों हेमिस्फेयर्स में करंट चली जाए और वो सीज़र का जनरलाइज टोनिक क्लॉनिक सीज़र में चेंज हो जाए। तो मैनी जनरलाइज सीजर्स एक्चुअली बिगिन एज फोकल सीजर्स। उसके बाद अगर हम बात करें जनरलाइज्ड सीजर्स की, इसमें दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स इन्वॉल्व होते हैं और इसमें उसी वक्त पेशेंट जो है ना लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस में चला जाता है। अब इसकी आगे से डिफरेंट टाइप्स हैं अगर हम बात करें, तो एक होती है इसकी एब्सेंट सीजर्स, जिसको हम पैटेट मॉल भी कहते हैं। एक होता है मायोक्लोनिक सीजर, एक होता है टोनिक सीजर, एक होता है टोनिक क्लोनिक ग्रैंड मॉल भी इसको कहते हैं। तो हम इनकी डिटेल में जाते हैं। अगर एब्सेंट सीजर्स की बात करें तो ज़्यादातर ये बच्चों में होती है और इसमें जो थैलेमोकॉर्टिकल सर्किट्स होते हैं वहाँ पर एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है। और पेशेंट की क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं कि एकदम से पेशेंट ना हर काम करना छोड़ देता है। किसी एक जगह पे फॉर एग्जांपल उसके सामने टीवी है तो उसको देखी जा रहा है, देखी जा रहा है, देखी जा रहा है, स्टेयर करना शुरू हो गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, किसी कोई भी उसको बुला रहा है उसको कोई होश नहीं है। ये तकरीबन 10 सेकंड के अंदर ये सारा काम हो रहा होता है और उसके बाद 10 सेकंड के बाद वो दोबारा जो है ना अपना काम शुरू कर देता है। ज़्यादातर जो टीचर्स होती हैं ना वो स्टूडेंट्स को नोट करती हैं, घर वालों को इतनी समझ नहीं आती। टीचर्स नोट करती हैं कि पता नहीं ये बच्चा जो है ना इसको मैं बुला रही होती तो पता नहीं कहाँ गुम हो जाता है और क्लास की तरफ उसकी अटेंशन नहीं होती। तो ज़्यादातर टीचर्स बताती हैं और उसके बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं होती क्योंकि इसमें पोस्ट इक्टल फेज़ मैंने आपको बताया नहीं होता। इसकी ईईजी पे हमें जो वेव्स मिलती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज़ होती है, स्पाइक एंड वेव पैटर्न हमें मिल रहा होता है। और ट्रिगर इसका क्या है, हाइपर वेंटिलेशन अगर पेशेंट का हो तो इट कैन प्रोवोक द एब्सेंट सीजर्स। तो एफसीपीएस पर रिलेटेड टू एब्सेंट सीजर्स क्या है कि पेशेंट ब्लैंक स्टेयर करता है, 3 हर्ट्ज़ की स्पाइक वेव आती है, कोई पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन नहीं होती, बच्चा अपना काम दोबारा शुरू कर देता है। अगर हम बात करें मायोक्लोनिक सीजर्स की, तो इसमें मायो मतलब मसल से रिलेटेड, कोई क्लोनिक मतलब कोई जर्क्स हैं, ठीक है। तो सडन ब्रीफ शॉक लाइक मसल जर्क्स होती हैं। इसमें दोनों आर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, शोल्डर्स या पूरी की पूरी बॉडी भी इन्वॉल्व हो सकती है। इसमें कॉन्शियसनेस प्रिजर्व रहती है। इसकी एग्जांपल क्या है कि एक टीनेजर बच्चा है, मतलब फॉर एग्जांपल 13-14 साल का, तो वो एकदम से जो है ना उसने जो कप हाथ में पकड़ा हुआ है ना वो छोड़ देता है और वो कप नीचे गिर कर टूट जाता है, ठीक है। तो थिंक ऑफ जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी एज यू कैन सी। उसके बाद मायोक्लोनिक एपिलेप्सी के बाद आता है टॉनिक सीजर। टॉनिक सीजर मतलब टॉनिक मतलब मसल्स की जो टोन है ना, कंट्रैक्शन है ना, वो बढ़ गई है। तो इसमें क्या होता है, जनरलाइज्ड मसल्स, पूरी की पूरी बॉडी के मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, पेशेंट बिल्कुल सख्त रिजिड हो जाता है, एकदम से नीचे गिर जाता है और ये भी तकरीबन थोड़े सेकंड्स के लिए जो है रहता है। नेक्स्ट इज टॉनिक क्लॉनिक, जिसको हम ग्रैंड मॉल सीजर भी कहते हैं। इसके दो फेजेस होते हैं, टॉनिक फेज एंड क्लॉनिक फेज। टॉनिक फेज में क्या होता है कि पूरी की पूरी बॉडी रिजिड हो जाती है, बच्चा बेहोश हो जाता है, नीचे ज़मीन पे गिर जाता है, अपनी सांस थोड़ी देर के लिए उसकी बंद हो जाती है और वो अपने दांत जो है, जॉ जो है उसको क्लेंच कर लेता है। और क्लोनिक फेज इसकी होती है जिसमें पूरी की पूरी बॉडी जो है ना वो जर्किंग मूवमेंट्स जो है ना उसकी शुरू हो जाती है, मसल्स कभी कंट्रैक्ट करते हैं कभी रिलैक्स करते हैं। क्लॉनिक मतलब कि मूवमेंट्स जैसे कि हमें मिल रही थी टॉनिक सीजर में।
ठीक है। मतलब टॉनिक में क्या था, सॉरी टॉनिक जो था उसमें क्या था, पूरी की पूरी बॉडी स्टिफ हो गई है, और क्लॉनिक मतलब मूवमेंट शुरू हो गई है। तो इसमें क्या होता है टॉनिक क्लॉनिक में के एसोसिएटेड फीचर्स क्या है कि बच्चा अपने दांत अपनी ज़ुबान बाइट कर लेता है, टंग बाइटिंग। ठीक है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मतलब उसका यूरिन लीक हो जाता है, पोस्टिक्टल कन्फ्यूजन होती है, उसके बाद मसल सोरनेस होती है। ठीक है। तो जो हमारा FCPS पर्ल है इससे रिलेटेड वो ये कि इसमें टंग बाइटिंग होती है, और जब भी टंग बाइटिंग हो तो यही सोचना है कि दिस इज एक्चुअली द टोनिक क्लॉनिक सीजर। नेक्स्ट इज एटोनिक सीजर। एटोनिक सीजर में क्या होता है, ए से आपको समझ आ रहा है कि पूरी की पूरी बॉडी की जो टोन है ना खत्म हो जाती है, सडन लॉस ऑफ मसल टोन, पेशेंट एकदम से कोलैप्स कर जाता है, गिर जाता है, उसमें ना कोई स्टिफनेस होती है ना कोई जर्किंग मूवमेंट्स होती हैं, बस पेशेंट जो है ना उसकी मसल टोन खत्म हो जाती है, और फिर उसके बाद वो दोबारा अपनी कॉन्शियसनेस बहाल कर लेता है। तो ये हमारी सारी टाइप्स आ गई जनरलाइज्ड सीजर्स की। नेक्स्ट आता है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या होता है, जब सीजर जो है ना वो सिर्फ एक होता है, लेकिन एपिलेप्सी क्या होती है, ये पूरी डिजीज होती है जिसमें पेशेंट को रिकरेंट एपिसोड्स आते हैं सीजर्स के। मतलब अगर एक पेशेंट होता है, फॉर एग्जांपल उसको बुखार की वजह से सीजर का अटैक आ गया और फिर वो ठीक हो गया, उसके बाद कभी भी उसको कुछ नहीं आया। फिर किसी होता है ना, कोई पेशेंट होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस की वजह से या हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से सीजर का अटैक आता है, फिर वो ठीक हो जाता है। तो एपिलेप्सी जो है ना इसमें सीजर्स की बहुत ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा रिकरेंट सीजर्स हो ना तो उसको हम कहते हैं कि इसको मिर्गी की बीमारी है, ये एपिलेप्सी है। ठीक है। तो पेशेंट जिसको सिर्फ एक फीवर सीजर है उसको हम एपिलेप्सी नहीं कह सकते। एक स्टेट आती है स्टेटस एपिलेप्टिकस। इसमें क्या होता है, अगर सीजर की जो एक्टिविटी है वो 5 मिनट से ज़्यादा या 5 मिनट तक हो तो इसको स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं। इसमें पेशेंट जो है वो अपनी एपिसोड्स के दरमियान में बिल्कुल जो है ना कॉन्शियसनेस जो है वो बेहाल नहीं करता, वो कॉन्टिन्यूस बेहोश रहता है, रिपीटेड सीजर्स जो होते हैं। तो इस ये एक इमरजेंसी है। इमरजेंसी मतलब कि अब पेशेंट को जो है ना जल्दी से ट्रीट करना ज़रूरी है। तो क्योंकि अगर परसिस्टेंट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रहेगी उसकी ब्रेन में तो उसके ब्रेन में न्यूरोनल इंजरी हो सकती है, उसको सेरिब्रल एडीमा हो सकता है या उसको हाइपोक्सिया हो सकता है। ठीक है। तो उसका परमानेंट ब्रेन डैमेज हो सकता है, तो इट इज़ रेड अलर्ट, इट इज़ इमरजेंसी। नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ सीजर्स बाय एज। अगर हम बात करें कि अगर एक बच्चा है 18 साल से छोटा तो उसको मोस्टली जो है ना कौन सी जेनेटिक हो सकता है उसको सीजर्स की कॉज, या कंजेनिटल ब्रेन मेलफॉर्मेशंस की वजह से, या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, CNS इन्फेक्शंस, या फिब्राइल सीजर्स या ट्रॉमा, इन सब की वजह से जो है ना उसको सीजर्स हो सकते हैं। और अगर 18 से 65 ईयर्स का बच्चा है, अडल्ट है, तो उसकी मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं ट्रॉमा, ब्रेन ट्यूमर, स्ट्रोक, CNS इन्फेक्शंस, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। फॉर एग्जांपल जैसे एक पेशेंट है तो उसको क्या हो रहा है कि एक पेशेंट है ना तो उसको क्या हो रहा है कि वो बचपन में बिल्कुल ठीक था, लेकिन क्या हुआ कि वो एकदम से ना फॉर एग्जांपल वो 20 साल का था या 19 साल का था, वो छत से नीचे गिर गया। ठीक है। तो ट्रॉमा हो गया। तो उसके बाद उसको जो भी एपिलेप्सी होगी, ठीक है, जो भी एपिलेप्सी होगी उसके बाद उसको तो वो होगी उसकी इसकी वजह से, मतलब वो एपिलेप्सी होगी। ठीक है। और इस तरह का सीन होता है कि वो माँ-बाप बताएँगे कि पहले तो ये ठीक था, लेकिन अब उसको जो है ना जब से ये छत से गिरा है तो उसके बाद से इसको ये सीज़र शुरू हुए। नेक्स्ट होता है ओल्डर एडल्ट्स, मतलब 65 से ज़्यादा बूढ़े लोग जो होते हैं उनके अंदर मोस्ट कॉमन कॉज़ जो होता है वो होता है स्ट्रोक। ठीक है। उसके अलावा न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, ब्रेन ट्यूमर्स, ट्रॉमा या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट इज़ साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक इन इवेंट्स। ये क्या होते हैं, ये ना असल में सीज़र से रिजेंबल कर रहे होते हैं लेकिन ये असल में सीज़र नहीं होते। ओके। एपिसोड्स विच रिजेंबल सीजर्स बट आर नॉट ड्यू टू एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन। इंस्टेड ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से एसोसिएटेड होता है। फीचर्स कौन से हैं जो हमें बता रहे होते हैं कि साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक इवेंट्स हैं। इसमें जो एपिसोड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा देर तक रहते हैं, जबकि हमने देखा एपिलेप्टिक सीजर्स जो थे वो थोड़ी देर के लिए रह रहे थे। इसमें नॉर्मल EEG होती है ड्यूरिंग इवेंट, इसमें कोई पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन नहीं होती और ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। हाउएवर अकेले हम क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते कि हम डिस्टिंग्विश कर सकें एपिलेप्सी और साइकोजेनिक जो ये नॉन एपिलेप्टिक इवेंट्स हैं। हमें जो है इसके लिए EEG मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, फिर ही हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। इसमें या तो टंग बाइटिंग होती है या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ये
इकट्ठे भी हो सकते हैं या अलग-अलग भी हो सकते हैं, बट दे आर नॉट एब्सोल्युटली डायग्नोस्टिक कि ईईजी से ही हम इसको कंफर्म करेंगे। तो अब जो है ना, अब आप इसको टेबल को, ये बहुत अच्छा टेबल बना हुआ है, इसमें आप सारे सीजर्स को जो है ना देख सकते हैं कि फोकल जो है वो सिर्फ एक हेमिस्फेयर से हैं, बाकी जो हैं वो दोनों हेमिस्फेयर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। जो कॉन्शियसनेस है वो फोकल सीजर्स में ठीक रहती है, और जो मायोक्लोनिक है उसमें कॉन्शियसनेस बहाल रहती है, बाकी सब में बहाल नहीं रहती। और सिम्टम्स जो होते हैं फोकल सीजर्स के, उसमें क्या होता है कि जर्किंग, टिंगलिंग, विजुअल फ्लैशेस, स्ट्रेंज स्मेल, फियर, डिजावू हो सकता है। और जो फोकल कम्प्लेक्स है उसमें लिप स्मैकिंग, च्यूइंग, रबिंग हैंड्स, मैंडरिंग, एमनेसिया। और जो एब्सेंट सीजर्स हैं उसमें हमारी स्टेयर होता है, और मायोक्लोनिक में शॉक लाइक जर्क्स आते हैं होल बॉडी के, यहाँ सिर्फ आर्म्स एंड शोल्डर्स के। टॉनिक में पूरी की पूरी बॉडी स्टिफ हो गई है, और ये देखिए नीचे भी लिखा हुआ है, ठीक है। और टॉनिक क्लॉनिक में जो है ना पूरी टॉनिक फेज़ है, क्लॉनिक फेज़ है, टंग बाइटिंग एंड इनकॉन्टिनेंस, और ये टॉनिक में जो है ना ड्रॉप अटैक है। उसके बाद हमने देखा कि जो है ईईजी पे जो एब्सेंट सीजर्स है उसमें 3 हर्ट्ज़ है, और फ्रीक्वेंसी स्पाइक एंड वेव पैटर्न आ रहा है। फोकल जो है उसमें यूजुअली नॉर्मल होती है ईईजी, और जो फोकल कम्प्लेक्स है उसमें टेम्पोरल लोब में हमें डिस्चार्जेस मिल सकते हैं, और बाकी जितने भी हैं उन सब में जो है स्पाइक वेव पैटर्न आ रहा है, ठीक है, जनरलाइज्ड पूरी ब्रेन में। और पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन जो होती है वो हमारी पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन, ठीक है, ये जो है किस किस में होती है और किस में नहीं होती, ठीक है। सिंपल पार्शल में नहीं होती, एब्सेंस और मायोक्लोनिक में नहीं होती, जबकि बाकी सब में पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन जो है वो होती है। एटोनिक में थोड़ी सी होती है। उसके बाद जो टिपिकल एज होती है उसकी बात करें तो बच्चों में एब्सेंट सीजर्स हैं, और इसके अलावा मायोक्लोनिक बच्चों में हो सकते हैं, और बाकी जो है एटोनिक भी बच्चों में होता है मोस्टली, और बाकी जो है वो सब किसी भी एज में हो सकते हैं। तो ये पर्ल्स आपने सारे रिवाइज कर लेने हैं यहाँ से, और इसको आप यहाँ से देखें। तो ये हमारा सीज़र का टॉपिक जो है वो डन हो गया।